नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ आज मैं नई पुस्तक। इसका नाम है पंखों वाली अम्मा। ये कहानी संग्रह है और इसकी रचिता हैं अर्चना कोचर जी। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मित्रों, आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। पेपर बैक में 2026 में प्रकाशित हुई है। इंडिया नेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से आई है। मूल्य 199 रुपये और पृष्ठ 86। तो दोस्तों, परिचय देना चाहूँगी अर्चना कोचर जी के बारे में। गांव आंवल में जन्मी, रोहतक निवासी हैं, सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक हैं। इन्हें श्रेष्ठ कृति सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा मिल चुके हैं। ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं। 14 कृतियाँ इनकी आ चुकी हैं और कृतियों में कुछ का हरियाणवी अनुवाद भी किया है। और कविता, बाल काव्य, लघु कथा, कहानी, उपन्यास इनकी विधाएं हैं। संपादन भी किया है इन्होंने। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है MD यूनिवर्सिटी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर माया हुड्डा जी को। और इसकी भूमिका लिखी है रामरती मलिक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। भूमिका में रामरती जी ने लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। इन्होंने लिखा है, श्रीमती अर्चना कोचर बड़े सरल सटीक शब्दों में जीवन की उन विवशताओं, संघर्षों, जज्बों और सार्थक राहों पर आगे बढ़ती हुई जीवन चर्चाओं को न केवल परत दर परत उघाड़ती हैं, वरन उन्हें एक सार्थक दिशा में संवारती भी हैं। यही उनके कौशल का परिचय है। और आमुख में लिखा है नरेश कुमार उदास जी ने। जम्मू कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी द्वारा सम्मानित कथाकार हैं। ये जम्मू में रहते हैं। और इन्होंने लिखा है कि नारी का बदलता सक्षम रूप, उसकी जीवटता, उसके संघर्षों को भी यह दिखाना चाहती हैं। समाज से जुड़े विषयों को यह अपने कथानकों में उतारती हैं। पंखों वाली अम्मा संग्रह में आपको नारी के भिन्न रूप मिलेंगे। और देखते हैं दोस्तों, आत्मकथ्य में अर्चना जी ने क्या कहा। इन्होंने लिखा है कि पंखों वाली अम्मा कहानी संग्रह को सृजन रूप देकर एक सुखद अनुभूति हो रही है। ये पुस्तक केवल घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन का दस्तावेज है जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है। आशा है जब आप इसे पढ़ेंगे तो हर कहानी आपके भीतर कभी करुणा के भाव, कभी आत्ममंथन और कभी प्रेम तथा विश्वास को जागृत करेगी। जी दोस्तों, तो मित्रों, अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें 26 लघु क्लेवर की कहानियां हैं। जी दोस्तों, सामाजिक सरोकार हैं, स्त्री विमर्श है, किशोर विमर्श है, युवा विमर्श है, पुरुष विमर्श है और बुजुर्ग विमर्श। इनकी कहानियां कथानक हैं। अब मैं बात करती हूँ कहानियों की। तो कोई कहानी 1.5 पृष्ठों में, 2 में, 2.5 में, 3 में, 4 में, 5 पृष्ठों में समाई हैं। मतलब इनको मैं छोटी कहानियां मानती हूँ। और कथोपकथन की बात करूं तो पात्रानुकूल हैं, भाषा सरल है, परिमार्जित है, इनमें प्रवाह है। ये कहानियां प्रेरक हैं, शिक्षाप्रद हैं, दिशा बोधक हैं। निम्न व मध्यम वर्ग की कहानियां हैं। मानवेतर पात्र भी हैं इसमें। नैतिकता का पुट है, सीख देती हैं ये कहानियां। लेकिन हाँ, कुछ प्रूफ की गलतियां मुझे लगी इसमें। अब मैं बात करती हूँ कहानियों की। तो विश्वास की कसौटी कहानी, ये रेप विक्टिम की दर्द भरी दास्तान है, जिसे नायिका बाद में अस्पताल ले जाती है और कोसती है कि मैं पहले क्यों नहीं ले गई, मैंने क्यों नहीं विश्वास किया। उसके बाद है नीति की नियति। ये कहानी है कि देखिए दोस्तों, जो बिगड़े बच्चे हैं, जो बिगड़े हैं, उनको अगर माँ बाप समझाते हैं, कोई और समझाता है, उन्हें समझ में नहीं आती। लेकिन जब जमाने के थप्पड़ लगते हैं तब उन्हें समझ में आती, तब सुधरते हैं। घर से भागी नीति लुटी पिटी लौटती है तो माँ बाप उसे अपना लेते हैं और वह सिविल जज परीक्षा में नंबर 1 बनी। जी दोस्तों, कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है। तो ये वही कहानी है। तकलीफों से बोझिल माँ के कंधे, ये बड़ी प्यारी कहानी लगी मुझे, क्योंकि इसमें पोती जो है बाद में अपने पापा को, माँ को, दोनों बुआओं को खूब डांटती है। कहती है कि आप जो अपने दुखड़े आकर रोज आते हो दादी माँ के सामने, वो क्या डस्टबिन है, कूड़ेदान है क्या वो? बहुत ही बड़ी बात कह दी छोटी बच्ची ने, बहुत ही अच्छी बात कह दी। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हम माँ को अपना सारा दुख उड़े लाते, लेकिन माँ बेचारी चिंता के मारे वो कितनी आहत होती है, ये बच्चे नहीं सोचते। तो एक कहानी है, आगे है वफादार रामदीन। इसमें बताया कि स्वार्थी औलाद से तो अच्छा रामदीन था। यह अमरनाथ जी को बाद में समझ में आया। बाद में वो चुपचाप बंगला बेच देते हैं,
छोटा सा घर खरीद लेते हैं और रामदीन को रख लेते हैं। ये बच्चों के लिए सबक है जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं। निस्वार्थ वात्सल्य कहानी है। इसमें जिलाधीश अपने 8 माता पिता का श्राद्ध करते हैं हर साल, क्योंकि एक दुर्घटना में वे जब अनाथ हो जाते हैं तो उनको किन्नरों ने पाला था। उन्हीं किन्नरों का वे श्राद्ध करते हैं, और किन्नरों ने पाला ही नहीं, उन्हें पढ़ाया लिखाया कि वो आज वो जिलाधीश बने हुए। तो दोस्तों अगली कहानी अन्ना है। नशे का सौदागर, बाल तस्कर, उसके आंसू तब नहीं रुकते जब उसके गुर्गे उसी के बेटे का अपहरण कर लेते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये वही है। बेचारा निकम्मा कहानी मुझे अच्छी लगी। इसमें माँ बाप की जो सेवा करता है, माँ बाप उसे निकम्मा मानते हैं क्योंकि वह नौकरी करता है, बाकी बेटों की तरह व्यापारी नहीं होता। लेकिन बेटा भी कहता है कोई बात नहीं, मुझे आशीर्वाद तो मिलता है इसी बहाने। ये माँ बाप को समझना चाहिए कि अपने बेटों के साथ ऐसा ना करें, समान व्यवहार करें। जो सेवा करता है उसको तो ज़्यादा प्यार देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए और उसको ज़्यादा आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भेदभाव करना गलत है। और उसके बाद एक कहानी है एक शाम मास्टर जी के नाम। ये बड़ी अच्छी कहानी है। पहले के समय में मास्टर जी की लोग पूजा करते थे, क्योंकि मास्टर जी निस्वार्थ भाव से पढ़ाते थे, वो विद्या दान करते थे, आजकल की तरह नहीं। यही हो रहा है, जो विद्यार्थी है वो अपने टीचर्स की ना वो रिस्पेक्ट करते हैं, कोई सम्मान नहीं करते। ये वही कहानी है। एक है आशीषों की विरासत। इसमें बूढ़ी माँ दोनों बेटों के बीच बढ़ जाती है, लेकिन उसको बेटी ले जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद जब उनका वो खुलता है जायदाद का पिटारा, तो उसमें वो बेटी के नाम सिर्फ आशीर्वाद देती हैं। लेकिन बेटी नीरजा खुश हो जाती है, उसको तसल्ली है कि चलो माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें माँ को कम से कम अपने गहने ही बेटी के नाम कर जाने चाहिए थे। सारी जायदाद तो दे देती है वो दोनों बेटों को जो नहीं रखते उसे, लेकिन गहनों पर तो बेटी का हक बनता है अगर उसे और कोई जायदाद नहीं मिली। और उसके बाद दिलों का बंटवारा है। इसमें बताया कि आंगन में भले दीवार खिंच गई हो, लेकिन भतीजी का पेपर छूटने वाला होता है तो चाचा को दया आती है और अपनी गाड़ी निकालता है उसको पेपर दिलवाने के लिए। सच में बच्चे बहुत सफ़र करते हैं जब दो भाइयों में लड़ाई होती है। ऐसे ही एक कहानी जल से सुरक्षित कल है। ये जल संरक्षण की सीख देती है। चालान कहानी में बताया है कि कूड़ा उठाने वाला साइकिल की बजाय जब मोटरसाइकिल सस्ते में खरीदता है किसी के कहने पर, तो पुलिस वाला उसी का चालान कर देता है, गरीब बेचारे का। तो दोस्तों ये कहानी भी अच्छी लगी कि सच में जो जिसके पास जो वाहन है उसको वही रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कहते हैं ना कि सफ़ेद हाथी पालना, तो ये सफ़ेद हाथी है, होता है मोटरसाइकिल उसके लिए, कूड़े वाले के लिए। एक शुक्राना है, ये भी अच्छी लगी। सच में जो ना शुक्रे लोग इस दुनिया में बहुत सारे हैं। इतना कुछ मिलता है लेकिन ऊपर वाले का कभी धन्यवाद नहीं करते, सिर्फ रोते हैं मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। यही कहानी है। इसमें जो वह व्यक्ति होता है जब उसको भिखारी के घर आसरा मिलता है तब जाके उसे अक्ल आती है कि सच में मैं कितना नाशुक्रा था, हर समय मांगता था भगवान से। एक भूख कहानी है। वासना का भूखा बॉस और सीधी सादी डिनर कराती सुमेधा, वो समझ नहीं पाई पेट की भूख और वासना की भूख में अंतर होता है। एक मनोबल की सेटिंग। जी दोस्तों ये कहानी मैं इसकी बहुत तारीफ करना चाहूँगी, सच में अच्छी है। कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा, हम व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है या हम भी बीमार होते हैं, थर्मामीटर देखा बहुत ज़्यादा बुखार, हम शोर मचाते हैं हाय बुखार हाय बीमार। बीपी बढ़ गया, मशीन नापते हैं बीपी से, तो बीपी बढ़ जाता है, हम चिंता में हो जाते हैं। शुगर बढ़ गई, हम चिंता में, क्योंकि मशीनें जो दिखाती हैं हम उनको मान लेते हैं। इसमें यही दिखाया है, जो पत्नी होती है जब पति बीमार होता है तो वो यंत्रों की सेटिंग चेंज कर देती है, पति को दिखाती कि देखो आपको तो कुछ है नहीं। पति का मनोबल लौट आता है चमत्कारिक रूप में और वह ठीक हो जाता है। ये बात सच है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि कई बार जो तन होता है वह बीमार होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो अगर मन बीमार हो गया ना तो तन की बीमारी ऊपर हो जाती है, उसका ग्राफ ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर मन कहता है कि नहीं मैं इतना बीमार नहीं हूँ, हो जाऊंगा ठीक, मुझे कुछ नहीं है, तो सच में कह रही हूँ कि हमारी जो मन की आवाज़ है ना, ये कहते हैं ब्रह्मांड तक पहुँचती है और ब्रह्मांड उसे वही लौटाता है जो हम कहते हैं। मैंने कह दिया कि हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो गए, ब्रह्मांड वही सुनकर हमें वापस लौटाता है
और हमारा मनोबल मजबूत होता है, हम ठीक हो जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। एक जीवन दान कहानी है, जीव हत्या पाप है। जो लोग मांस मछली खाते हैं उनके लिए कहानी है। ये एक बच्चा मछुआरे को समझाता है कि तुम मछली पकड़ते हो, मेरा बाप मछली बेचता है, लोग मछली खाते हैं, ये तीनों को जीव हत्या का पाप लगेगा कि जीवों को क्यों मारते हो। ये भी प्यारी कहानी। तुम्हारा नीरज, ये पुरुष विमर्श की कहानी है। ससुराल में जमाई बनकर वह गुलाम बनता है और बाद में जो उसकी प्रताड़ना सास ससुर और पत्नी द्वारा होती है वह सह नहीं पाता और अपना खुद तो सुसाइड करता है, अपने बेटे को भी मार देता है और पत्नी को चिट्ठी लिखता है कि मैं तुम्हें सबक देना चाहता हूं कि जैसे तुमने मुझे मेरे माँ बाप से अलग किया, तुम भी तड़पो। मुझे लगता है कि वो जो पुरुष था नीरज, वह कमजोर था। सबसे पहली बात तो उसने पत्नी की बात मानी क्यों? लालच। जहां लालच आया वहीं इंसान पतन के गड्ढे में गिरा। तो लालच से ही उसका ऐसा भयावह अंत हुआ। कलाकार की कीमत देखिए, चौराहे पर जो हमारी कलाएं, हमारी जो पुस्तकें मान लीजिए, मूर्तियां मान लीजिए, कलाकृतियां जो चौराहे पर कौड़ियों के दाम में बिकती हैं, ये गिफ्ट शॉप के मालिक उनको सस्ते में खरीद कर अपनी गिफ्ट शॉप में महंगे दामों पर बेचते हैं। ये बताया है इसमें। नारायणी कहानी ये भी अच्छी लगी कि अगर समाज सेवा करनी है तो किसी के काम आओ। इसमें मुख्य पात्र है वो एक जो गरीब स्त्री को देखती है, वो उसका आधार कार्ड बनवाती है, कह कर उसके विकलांग बेटे को, जो अपंग बेटा है उसका सर्टिफिकेट बनवा देती है विकलांगता का। उसके बाद उनको सरकारी पेंशन दिलवाती है। देखिए कितने लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम। आप भीख दे देंगे, 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए, कपड़े दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, लेकिन ऐसा काम कौन करता है? ऐसा होना चाहिए कि उनकी जो व्यवस्था हो जाए, एक परमानेंट जिसको बोलते हैं स्थायी व्यवस्था। तो ये अच्छा लगा मुझे, ये होती है समाज सेवा। और अब मैं बात करूंगी आखिरी इस संग्रह की अंतिम कहानी, पंखों वाली अम्मा। ये भावभीनी कहानी है, बहुत प्रभावित करती है कि सच में कहाँ चली गई ये भावनाएं। ये गोलियां टाफियां बेचने वाली अम्मा, देखिए आप मुख पृष्ठ पर भी देख सकते हैं। देखिए इनके जो गुल्लक है, जिसमें गुल्लक नहीं है, जो ये पात्र है जिसमें वो पैसे रखते हैं, उसके ऊपर मोर पंख सजा हुआ है, देख रहे हैं आप। और बच्चे खड़े हैं गोलियां टाफियां खरीदते। तो ये जो अम्मा है स्कूल के बाहर बेचती है, दुकान होती है, तो छोटे बच्चों को जैसे कुछ खरीदने आते हैं या बच्चे चोरी भी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं उसकी टॉफियां, कुछ नहीं कहती। और मोर पंख और अन्य चिड़ियों के पंख होते हैं, उनसे उनको सिर पे यूं झाड़ा मारती है, यूं आशीर्वाद देती है। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे एक बच्ची जब बड़ी होकर उसके पास जाती है अपने बच्चों के साथ, तो देखती है कि अम्मा बहुत बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसकी जो बहू ने अब संभाल लिया दुकान, लेकिन बहू बहुत कर्कश है, प्रैक्टिकल है, जैसे आजकल बच्चे होते हैं। वो कहती है अम्मा तुमने मुफ्त लोगों को बहुत खिलाया है, अगर तुम बच्चों को ये मुफ्त टॉफियां ना बेचती तो आज तुम्हारा अपना मकान होता। तो वो जो पात्र आती है कहानी की, उसको भी मुफ्त की चाय पिलाने से मना कर देती है, टॉफी देने से मना कर देती है, लेकिन अम्मा अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। वो फिर से मोर पंख उठाकर अपनी उस नन्ही बालिका जो बड़ी हो गई उस पे मोर पंख छुआती है, उसके बच्चों पे मोर पंख छुआती है और ढेर सारा आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो दुआएं हैं ना, हर एक की किस्मत में नहीं है। तो उनकी दुआएं बहुत फलती फूलती हैं, उनके पास प्यार का सागर है। तो उन्हें लेने का जब भी आपको सौभाग्य मिले अवश्य लीजिए। तो मित्रों, ये मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी लगी। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आप भी पढ़ें, इनको खरीद कर पढ़ सकते हैं, इंडिया नेट बुक से आई हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समीक्षा? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। अवश्य कमेंट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिले। आप पुरानी वीडियोस देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। ढेर सारी समीक्षाओं के अलावा मेरी कविताएं हैं, बहुत सारी अपनी बातें हैं साहित्य जगत की। तो दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका एक बार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।